प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के विज्ञान का चौथा चैप्टर के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि चौथा चैप्टर जो है वह कार्बन एवं उसके यौगिक है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको एक ही वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग 3 या 4 एपिसोड बनाएंगे। और आज का हमारा ये पहला एपिसोड है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कार्बन के बारे में जानकारी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला जो अध्याय है, पिछला जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, उसको जरूर पढ़ा होगा और उसमें भी आप लोगों ने थोड़ा सा कार्बन के बारे में जाना होगा। आज की वीडियो में हम लोग कार्बन का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कार्बन क्या है, संकेत क्या है, परमाणु संख्या कितना होता है, संयोजकता क्या होती है इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, कार्बन का संकेत यानी कि सिंबल। तो कार्बन का जो सिंबल है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अंग्रेजी का कैपिटल सी है। तो कैपिटल सी से हम कार्बन को दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बन की द्रव्यमान संख्या का। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए, आइसोबार्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब कार्बन का जो परमाणु है, उसका नाभिक है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है 6। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है 6। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? वह भी 6 होगी, क्योंकि 6 और 6 मिलकर 12 होगा, जो कि इसका द्रव्यमान संख्या है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा। तो जैसे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका है 2 और 4। मतलब पहला जो कक्षा होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कुल मिलाकर के इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं कार्बन की संयोजकता। तो संयोजकता कहते किसे हैं? तो देखिए, कोई भी एटम जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये एटम का प्रवृत्ति है कि वह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसा संरचना प्राप्त करना चाहता है। तो अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसा संरचना प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देगा, उतने की संख्या को हम लोग कहते हैं उसकी संयोजकता। तो जैसे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, वह किस तरह से है? 2 और 4। मतलब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और यह कार्बन चाहेगा अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस। तो कार्बन का जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है वह है नियोन। वह कौन सा है? नियोन। तो नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2 और 8 होता है। तो कार्बन चाहेगा कि अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी कि नियोन के जैसा संरचना प्राप्त करे, तो उसको कहीं ना कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। या फिर अगर हीलियम की बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा, यही बात है। तो निकटतम है नियोन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। अब चलिए देखिए, हम लोग बात करेंगे कि कार्बन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कार्बन हमारे इस पृथ्वी पर कितनी मात्रा में है, या हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें कार्बन का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम बात करते हैं तो लगभग हम अगर सुबह से शाम तक जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, अगर उनको हम एक वर्गीकरण करना चाहेंगे कि किसमें कार्बन है और किसमें कार्बन नहीं है, तो हम यह पाएंगे कि अधिकांश चीज़ों में कार्बन है। या तो वह कार्बन से बनी है या कार्बन के यौगिकों से बना है। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे केमिस्ट्री में जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व मिला करके जितना यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अकेले कार्बन यौगिक का निर्माण करता है। तो इतना बृहद पैमाने पर कार्बन के यौगिक हैं, लेकिन कार्बन की जो मात्रा है वह कितना है? तो कार्बन की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है। देखते हैं कितना है। देखिए, हमारा ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का आप जानते होंगे, अगर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, भूगोल पढ़ते होंगे, तो पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा है। पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा है। जैसे सबसे ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं भूप्रपट्टी, उसके बाद मेंटल है, क्रोड है, इस तरह से बहुत सारे परत हैं। तो जो पहला जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसमें कार्बन पाया जाता है खनिज के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। तो उसका मात्रा कितना है? बहुत कम उसका मात्रा है। उसका मात्रा है केवल 0.02%।
0.02%। तो कोई पूछे अगर कि भूपर्पटी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है तो हम कितना कहेंगे 0.02%। यही है पृथ्वी के भूपर्पटी पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर है हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसें इसमें है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसें हैं। तो उन सभी गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जहाँ की हम लोग बोल सकते हैं कार्बन का जो मात्रा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, वह भी बहुत कम है, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है 0.03% और भूपर्पटी पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 0.02%। तो आप देख सकते हैं कितना अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। लेकिन इतनी अल्प मात्रा में उपस्थित होने के कारण भी कार्बन के यौगिक बहुत ज़्यादा हैं। तो कार्बन के आखिर इतने ज़्यादा यौगिक कैसे हैं, उन्हीं सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कार्बन जो इतनी ज़्यादा मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका बंधन। वह किस प्रकार से बंधन बनाता है। तो कार्बन में जो आबंधन होता है, बॉन्डिंग होता है, बंधन बनता है, वह बनता है सहसंयोजी बंधन। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सहसंयोजी बंधन होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले सहसंयोजी बंधन के बारे में समझ लेते हैं। तो सहसंयोजी बंधन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्बन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कार्बन के परमाणु को समझते हैं कि वह किस प्रकार से बंधन बनाना चाहता है। तो देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो पहली कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन होता है 6, प्रोटॉन होता है 6 और न्यूट्रॉन भी होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोई भी परमाणु चाहता है कि अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस की जैसा संरचना प्राप्त करे, मतलब अष्टक पूरा करना चाहता है या डुएट पूरा करना चाहता है। डुएट का मतलब कि हीलियम के जैसी संरचना, और अष्टक का मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में 8 हो उसके जैसा संरचना, जैसे नियोन। तो अब देखिए, अब क्या हो सकता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये एटम, अगर ये कार्बन का परमाणु कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जैसे ही कहीं से वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बनाएगा, C4- मतलब कार्बन का आयन बनाएगा जिसमें 4 ऋण आवेश होगा। तो अगर इस तरह का संरचना होगा, इस तरह का परमाणु बनेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 6 था, अब 4 कहीं से आ गया, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। प्रोटॉन कितना हो गया, 6 और न्यूट्रॉन भी रहेगा 6। अब देखिए, इसके नाभिक में मात्र 6 इकाई धन आवेश होगा और इसके चारों तरफ 10 इकाई ऋण आवेश हो जाएगा। तो उस तरह इसको संभालना, मतलब इसके प्रोटॉन के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस तरह का संरचना, इस तरह का एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं बन सकता है। तो ये हो गया गलत, मतलब कि वह 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा। अब देखिए, जब भी किसी परमाणु के कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ न कुछ एनर्जी हमको उसको देना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो अगर पहली इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, दूसरी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो और ज़्यादा देना पड़ेगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन को तो निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तब तक नाभिक का जो धन आवेश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं C4+ की, मतलब अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और प्रोटॉन तो जितना का उतना ही रहेगा, 6 ही रहेगा, और न्यूट्रॉन भी उतना का उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी कार्बन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो इसका मतलब कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर सकता है। तो इसका हम लोग सारांश क्या देख रहे हैं कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तब क्या होगा, बीच का रास्ता, तब शेयरिंग होगा, साझा होगा। तो जब
कभी बंधन इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के फलस्वरूप बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंधन वैसा बंधन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, उस तरह से बंधन बनता है। तो साझेदारी के फलस्वरूप बंधन किस प्रकार बनता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं सहसंयोजी बंधन, तो कैसे इसका निर्माण होता है थोड़ा हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह चाहेगा हीलियम के जैसी संरचना प्राप्त करना, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और हाइड्रोजन कहीं से यह व्यवस्था करेगा। अब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन लोग के बीच एक बॉन्ड बनेगा, एक शेयरिंग मतलब एक साझेदारी होगा कि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका तुम भी यूज कर लो और उसका हम भी यूज कर लेते हैं, मतलब दोनों हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। तो ये जो पहला हाइड्रोजन था ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसको ले लिया अपने यूज के लिए, तो भाई दूसरा हाइड्रोजन यह भी तो दोनों को ले लेगा अपने यूज कर लिए। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, इस हाइड्रोजन का भी ये इलेक्ट्रॉन है और इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको हम लोग दिखाएंगे केमिस्ट्री के बॉन्ड के रूप में, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन खींचे, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनों का इसमें शेयरिंग हुआ है, तो दोनों के बीच में एक लाइन है। अगर दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ होता तो दोनों के बीच में बॉन्ड जो लाइन खींचा हुआ है वो होता 2, वो कैसे होता चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए मेरे स्क्रीन पर ये एक ऑक्सीजन परमाणु का दिखाया गया है। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए यहाँ पर गिन के देखिए बाहर में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और यह भी चाहेगा अपना निकटतम उत्कृष्ट गैस के जैसी संरचना प्राप्त करना, तो ऑक्सीजन के लिए जो निकटतम उत्कृष्ट गैस होगा वो नियॉन होगा, मतलब बाहरी कक्षा में यह 8 पूरा करना चाहेगा, तो इसके पास तो 6 है, अगर 2 कहीं से मिल जाए तो इसका काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फिर से एक दूसरा ऑक्सीजन ढूंढ लेगा। अब ये पहला ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपने काम में लगा लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको भी अब इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, तो इस तरह से ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है, O2 का निर्माण होता है, मतलब दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, दोनों के बीच 2 लाइन खींचा हुआ है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन परमाणु के बीच में, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन बंधन बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि सहसंयोजी बंधन में एकल बॉन्ड भी हो सकता है, एकल बंधन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कार्बन किस प्रकार से बंधन बनाता है, कार्बन किस प्रकार से बंधन का निर्माण करता है। तो हम लोग बात करते हैं कार्बन में आबंधन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी भी बात किया था कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी उसका बंधन हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक कार्बन है और इसका जो 72 कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इस तरह से 4 डॉट से हमने दिखाया है। अब अगर यह किसी दूसरे तत्वों के साथ बंधन बनाएगा तो देखिए यह बहुत सारे तत्वों के साथ बंधन बना सकता है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए सिर्फ अभी समझने के लिए हाइड्रोजन को लेते हैं ताकि वो आसान होता है बनने में। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को या बहुत सारे तत्वों को ले सकते हैं। अब देखिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है एक इलेक्ट्रॉन, जो रेड कलर का डॉट है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो ब्लैक कलर का डॉट है वो कार्बन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन इसके पास आ गया। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन आया है तो उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा। दूसरा हाइड्रोजन भी कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तीसरा हाइड्रोजन भी कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और चौथा हाइड्रोजन भी कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। अब कार्बन चूंकि सारे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए दिया है, शेयरिंग करने के लिए दिया है, तो यह सभी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस तरह से क्या हो गया, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कार्बन था और कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया, फिर हाइड्रोजन से बंधन बनाया,
फिर हाइड्रोजन से बंधन बनाया और फिर हाइड्रोजन से बंधन बनाया और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो मतलब सभी जगह सिंगल बॉन्ड बना। तो इस तरह से मेथेन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग संकेत में CH4 दिखाते हैं। तो मेथेन का निर्माण हो गया CH4। किस तरह से? तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के सिंगल बॉन्ड बनाया, सहसंयोजी बंधन का निर्माण किया और CH4 यानी कि मेथेन का निर्माण हो गया। अब देखिए, ये तो कार्बन के साथ एक एग्जाम्पल हुआ कि किस तरह से ये सहसंयोजी बंधन बनाया। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बंधन बना सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बंधन बना सकता है। किस तरह बनाएगा वो हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बन के अपर रूप का। कार्बन के अपर रूप कहते किसे हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग उसे समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रकृति में एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं, जिनका भौतिक गुण अलग होगा। रासायनिक गुण तो समान होगा किंतु भौतिक गुण अलग होगा। और भौतिक गुण अलग होता क्यों है? उसके संरचना में विभिन्नता के कारण। एक ही तत्व होगा लेकिन उसका जो अंदर का जो संरचना होगा वो अलग अलग होगा, जिसकी वजह से उसका भौतिक गुण अलग अलग हो जाएगा, लेकिन रासायनिक गुण समान होगा। तो इस तरह जो तत्वों का रूप है उसको हम लोग एक दूसरे का अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के भी अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का 2 मुख्य अपर रूप है। वैसे फुलरिन भी इसका ही एक अपर रूप है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे हीरा और ग्रेफाइट का। तो देखिए, कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। आप जो मेरे सामने स्क्रीन पर जो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, यह हीरे की संरचना है। हीरा की संरचना में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिखाते हैं, इसको स्ट्रक्चर बना करके, तो कैसा बनेगा जरा देखिए। देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं ये हीरे की संरचना है। तो इस तरह से हीरा जो है, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जो बहुत मजबूत होता है। और इसी कारण से इस अभी तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। यह अपने स्ट्रक्चर के कारण, अपने संरचना के कारण। और इसमें क्या होता है, अगर ये तो पहला रूप हो गया, इसके बाद हम और भी अगर इसके साथ परमाणु जुड़ते जाएगा इसके साथ, तो बड़ा संरचना भी बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, थोड़ा हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, ये हीरा का एक परमाणु हो गया या एक इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा फिर इस तरह से जुड़ेगा, फिर तीसरा इस तरह जुड़ेगा और इस तरह से कंटिन्यू जितना चाहे उतना इसमें जुड़ करके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम ग्रेफाइट की संरचना की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट का जो संरचना होता है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ मिल करके एक समषटकोणीय जालक का निर्माण करता है, एक लेटिस का निर्माण करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ मिल करके एक समषटकोणीय जाल का निर्माण कर रहा है। और यह परत दर परत होता है। ये हो गया पहला, देखिए ये ऊपर हो गया पहली परत, उसका नीचे हो गया दूसरा परत, और इन दोनों परतों के बीच एक बंधन होता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो फिसल सकता है। वो चिकना उस छूने पर लगता है और वो आसानी से फिसलता है, क्योंकि उसमें परत दर परत संरचना बनी होती है। तो इस तरह से कार्बन के मुख्य 2 अपर रूप हुए, हीरा और ग्रेफाइट। इन दोनों का रासायनिक गुण समान होगा लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होगा, क्योंकि इसका संरचना अलग है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कार्बन इतने सारे यौगिक का निर्माण कैसे करता है, क्यों करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया था कि पूरी केमिस्ट्री में सभी तत्वों मिला करके जितना यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, कार्बन अकेले कहीं उससे ज़्यादा लाखों करोड़ों यौगिक का निर्माण करता है। तो इतने सारे यौगिकों का निर्माण कार्बन कैसे कर लेता है, जरा हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, कार्बन इतने सारे यौगिकों का निर्माण करता है, उसका मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और इस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन गुण, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन के साथ क्या अच्छाई है कि कार्बन अन्य कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ
ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और ये जो क्षमता है या जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, जिसके वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में यौगिकों का निर्माण कर सकता है। और दूसरा जो गुण है वह है कि कार्बन की संयोजकता का 4 होना। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन की संयोजकता जब 4 होती है तो जिसके कारण इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन जो है वह कार्बन के साथ तो बंधन बना ही लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जिसकी संयोजकता 1 है या एक संयोजित तत्व है उसके साथ भी बंधन बना लेते हैं। और इसी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ भी बंधन बना सकता है, कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के साथ भी बंधन बना सकता है, कार्बन जो है सो सल्फर के साथ भी बंधन बना सकता है, मतलब बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ भी बंधन बना सकता है, बहुत सारे तत्वों के साथ आसानी से यह बंधन बना लेता है और इसके कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, मतलब कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि कार्बन जो है बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है, बहुत प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो जब कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करेगा तो इसका अध्ययन करने के लिए भी हमको अलग अलग शाखा की आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग ब्रांच की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक ही चीज़ पर, एक ही सब्जेक्ट पर या एक ही ब्रांच में हम बहुत सारे तत्वों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर विशेष करके जो कार्बन का सबसे सरल यौगिक है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बंधन बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन पर चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हो सकते हैं या होते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में होता है सबसे पहला संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या होता है, जैसे कि देखिए कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो जब कार्बन एकल बंधन बनाएगा इस तरह से कि जब कार्बन और कार्बन के बीच, अगर दूसरा हम कार्बन की बात करते हैं, अब देखिए मेरी स्क्रीन पर, तो जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंधन बनता है, तो उस समय जो यौगिक बनता है उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त यौगिक। अब इसको हम संतुष्ट करने के लिए सभी जगह हाइड्रोजन भर सकते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? इसका नाम है एथेन। तो एथेन जो है, अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको हम लोग संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो पूरा जाति है वो है अल्केन। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो अल्केन, इसी में एथेन भी आता है, इसी समूह में मेथेन भी आता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी इसी समूह के सदस्य हैं। अब हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार है वह है असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक कार्बन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस समय जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक के दो भाग हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन क्या होता है, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह से तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के और भी प्रकार हैं। तो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो एसाइक्लिक और एरोमेटिक जो है हमारे 10वीं क्लास के सिलेबस में इसके बारे में हमको उतना नहीं पढ़ना है, तो हम लोग चर्चा इस पर नहीं करेंगे। वो सब थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी ने बेंजीन का नाम जरूर सुना होगा, C6H6। बेंजीन जो होता है वह एरोमेटिक समूह का सदस्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा कि कार्बन के बारे में, कार्बन क्या होता है, कार्बन कैसे यौगिक बनाता है, कार्बन कैसे बंधन बनाता है, कार्बन के यौगिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली एपिसोड में हम लोग इन सभी तरह के
यौगिकों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि संतृप्त यौगिक क्या होता है, उसका संरचना किस प्रकार से होती है, असंतृप्त यौगिक क्या है, उसका संरचना किस प्रकार से होती है, और उनका रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संरचना क्या है, इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।